बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इन्फेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, सही है। तो इन्फेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये लोग क्या कहते हैं कि जो इन्फेक्शन होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वो 3 तरह के हो सकते हैं। या तो ये एजेंट्स हो सकते हैं, जिस तरह डिफरेंट वायरसेस है, बैक्टीरियाज़ है, वो कर देते हैं, सही है। इसमें जो मेनली आता है वो रेबीज़ है, क्योंकि ये ज़्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं कंपैरेटिवली टू अदर ऑर्गन। इस तरह से स्टेफिलोकोकस भी है, लेकिन ये और ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इन्फेक्ट करते हैं। इसी तरह ये जो एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने डिफरेंट टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर देते हैं। या ये एजेंट्स क्या करते हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टिश्यूज़ पर इम्यून सिस्टम अटैक कर देते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये तीनों की तीनों क्या कर देते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टिश्यूज़ को और इसकी कवरिंग यानी मेनिंजेस को इन्फेक्ट कर देती है, सही है। अब इन्होंने 3 तरीके बताए हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट होता है, सही है, यानी कि उसको एंट्री होती है इन्फेक्शियस एजेंट की, सही है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है हेमेटोजेनस स्प्रेड। हेमेटोजेनस सिंपली मीन्स ब्लड टू ब्लड के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है उसको हेमेटोजेनस कहते हैं, सही है। या तो ये आर्टीरियल होगा, सही है, या ये वेनस होगा। आर्टीरियल ज़ाहिर बात है, आर्टरीज़ जो होते हैं हमारे हार्ट से ब्रेन तक ब्लड ले जाती है, तो उसके थ्रू ये चले जाती है। लेकिन वेनस किस तरह होते हैं, ये रेट्रोग्रेड होती है, यानी कि वेनस के फ्लो के डायरेक्शन में एक इन्फेक्शियस एजेंट आ जाते हैं, लेकिन जब ये फेस पर पहुंच जाते हो तो वहाँ पर एनास्टोमोसिस के थ्रू ये एक दूसरी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाते हैं और चला जाते हैं हमारे एनास्टोमोसिस के थ्रू ये वहाँ पर जो डिफरेंट स्कल के साइनसेस होते हैं उसमें एंट्री कर देते हैं और वहाँ से हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यूज़ है उनमें इन्वेड हो जाते हैं, सही है। तीसरे नंबर पर जो आ जाते हैं वो है वाउंड्स, सही है। वाउंड्स के ज़रिए तो या तो ये एक ओपन वाउंड होगा या कोई पेनिट्रेटिंग वाउंड होगा, जिसके ज़रिए जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो एंट्री कर देते हैं डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इसकी रेयरली एक एग्जांपल है, जिसमें है लंबर पंक्चर नीडल। जो डॉक्टर डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं हमारे सीएसएफ के एट C4 एंड C5 के दरमियान एक नीडल को ये पंक कर देते हैं, उसके थ्रू भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, सही है। तीसरे नंबर पर जो आते हैं उसको कहते हैं लोकल एक्सटेंशन, यानी कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है या वहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इर्द गिर्द की एरिया या स्कल एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से ही ये इन्फेक्शन हो जाती है। किस तरह, स्कल में डिफरेंट एयर साइनसेस को इन्फेक्शन होती है, टीथ को इन्फेक्शन होती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होते हैं यानी बूंस की होती है। इस तरह स्पाइन में भी ऑस्टियोमाइलाइटिस होते हैं, मेनिंगोमाइलोसिल जो होते हैं, जो ऑलरेडी हमने एक बार पढ़ा हुआ है, ऐसे है। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली इनसे इन्फेक्शन जो होते हैं इन्वेड कर देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। लास्टली आते हैं वो पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू हो सकते हैं। इसमें जो होते हैं रेबीज और हर्पीस जोस्टर्स, ये जो दोनों वायरस होते हैं, ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देते हैं और इन्हीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू एक पाथवे इख्तियार कर देते हैं और आ जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिड्यूरल इन सबड्यूरल इन्फेक्शन। इसमें क्या कहते हैं कि जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो जिस तरह बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस है, ये क्या कर देते हैं, ये तो या लोकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं और या ये जो होते हैं डायरेक्टली जाते हैं। डायरेक्टली ये थ्रू वाउंड्स जाती है और लोकली जो होते हैं जब ये साइनोसाइटिस हो जाती है या एस्ट्यूमोलाइटिस हो जाती है, तो वहाँ से ये जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं ये इन्वेड कर देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। जब ये सबड्यूरल स्पेस पर आ जाती है तो वहाँ पर ये इम्पीमिया काज़ कर देती है, लेकिन यहाँ पर जो एरेक्नाइड स्पेस होते हैं और सब एरेक्नाइड स्पेस होते हैं इनको ये कुछ नहीं कहता। जब ये बहुत सीवियर फॉर्म में चला जाते हैं तो वहाँ पर ये फिर क्या कर देते हैं, इन दोनों लेयर्स को भी इन्वेड कर सकते हैं। एपिड्यूरल एरिया में ये जब एब्सेसिस करते हैं तो अगर ये स्पाइनल रीजन में पहुँच गया, ये जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा और ये बहुत ही डेंजरस होता है, लेथल होते हैं, इसे ये जान ले सकती है। इसलिए ये एक इमरजेंसी है कि डायरेक्टली हम सर्जिकल प्रोसीजर करके वहाँ से एब्सेसिस को ड्रेन करें। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो ब्रीदिंग वेन्स वेन्स हैं उनकी इन्फेक्शन हो जाती है, ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाती है। स्पेलिंग मैंने थोड़ा गलत लिखे है, मे बी सही है। तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये जो ब्रिजिंग वेन है इनकी ऑक्लूजन हो जाती है। ये ब्रिजिंग वेन क्या करते हैं कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन से ये ब्लड को ड्रेन कर देते हैं ऊपर की तरफ। जब ब्लड ड्रेन नहीं होगा तो वहाँ पर ये जमा हो जाएगा और एज़ अ रिज़ल्ट वहाँ पर बहुत सारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर एराइज़ कर जाएगा। जिसकी वजह से वहाँ की जो आर्टरीज़ होंगी वो क्या हो जाएँगी, कंप्रेस हो जाएँगी और इस्कीमिया की वजह से हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ की क्या हो जाएगा, इन्फार्क्शन हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। एज़ अ रिज़ल्ट वहाँ पर क्या-क्या हो सकता है, उस पेशेंट को फ़ीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है और उनका जो नेक होते हैं, नेक के मसल वो बहुत ज़्यादा स्टिफ़ बन जाती है, सही है।
और वहाँ पर हमारे साथ कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस भी अपीयर हो जाती है, जिस तरह कोमा है या वीकनेस है, लेथार्जी है। इसके अलावा और भी बहुत साइन है, जिस तरह पैरालिसिस वगैरह है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होती, सही है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में कहा है तो वो सर्जिकल ड्रेनेज है कि जहाँ पर भी एब्सेस हो या एम्फीमिया हो वहाँ से हम इसको ड्रेन करें। बैक्टीरिया अगर हो एंटीबायोटिक दे दें, फंगाई अगर हो हम एंटी फंगल दे दें, इस तरह वायरस के लिए अपने अलग ड्रग्स यूज़ करें, सही है। लेकिन नेक की जो स्टिफनेस होती है ये यहाँ पर रिमेन हो जाती है। फिर इससे आगे इन्होंने मेनिंजाइटिस एक्सप्लेन किए हैं, तो मेनिंजाइटिस के बारे में यही कहते हैं कि मेनिंजाइटिस इज एक्चुअली द इन्फेक्शन ऑफ लेप्टोमेनिंजेस। अब लेप्टोमेनिंजेस हमारे साथ वो मेनिंजियल लेयर है जो 3 है। 3 कौन-कौन से है? पायोमेटर है, अरेक्नाइड मैटर है, सही है। और इन दोनों के दरमियान सब अरेक्नाइड स्पेस होता है, तो इसलिए ये वहाँ पर ही सब अरेक्नाइड स्पेस में इन्फेक्शन होता है यूजुअली, मोस्टली, सही है। लेकिन अगर ये वहाँ से चला जाता है हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ में, ब्रेन के पेरेन्काइमा में, तो फिर हम इसको कहेंगे मेनिंजोइन्सेफेलाइटिस। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि जो एपिडर्मल सिस्ट होते हैं या ट्यूमर होते हैं, वहाँ से कोई पार्ट डिटैच हो जाता है, ऐसे है कोई डिप्रेस वहाँ से डिटैच हो जाते हैं और उनके क्या हो जाते हैं, मेटास्टेसिस हो जाते हैं। कहाँ पर? सब एरेक्नाइड स्पेस में से है। तो इस ही जो डिप्रेस होता है इसको हमारी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्स देती है जिस तरह के इन्फेक्शन को देती है, ऐसे है। इसी वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस के बहुत सारे क्या है, टाइप्स है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है वो मैं बताना चाहता हूँ। कि अगर ये जो होता है ना, ये एक जो होता है उसको एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कहते हैं, जो बैक्टीरिया कज़ करते हैं, एक को एसेप्टिक कहते हैं, जो वायरस कज़ करते हैं, एक क्रोनिक होता है, जो ट्यूबरकुलोसिस और स्पाइरोचीटल बैक्टीरिया या फंगस जो होते हैं वो कज़ करता है। तो ये एक्चुअली मेनिंजाइटिस के सब टाइप्स हैं। मेनिंजाइटिस के अब ये जो 3 टाइप्स जैसे ये एक्यूट पायोजेनिक जो बैक्टीरिया खास करता है। बैक्टीरिया का हम किस चीज़ से पता चलेगा कि इसमें जो न्यूट्रोफिल की कंसंट्रेशन होंगी सीएसएफ में वो बहुत ज़्यादा होंगे। एसेप्टिक वो वायरल कॉजेटिव एजेंट होगा। क्रोनिक में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है और फंगल एजेंट हो सकते हैं, सही है। पहले नंबर पर आ जाते हैं एक्यूट पायोजेनिक पर, सही है। एक्यूट पायोजेनिक में क्या होता है कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो एज ऑफ द पेशेंट पर डिपेंड करता है, सही है। किस तरह डिपेंड करता है कि जब न्यूनेटल्स जो होते हैं, सही है, उसमें क्या होता है कि कॉजेटिव एजेंट जो होगा वो एस्केरिशिया कोली होगा या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होगा, सही है। जो टीनेजर्स होते हैं, एडोलेसेंट्स या यंग्स जो होते हैं, उनमें ये नेसीरिया मेनिंजाइटिस खास करके, सही है। जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं अबव 40s उनमें ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेसिस की साइटोजेनेस वो खास करेगा, सही है। अब इन सारी ही इन्फेक्शन में जो साइन सिम्टम्स होंगे वो एक चीज़ होती है, एक तो या ये सिस्टमिक होंगे, मेनिंजियल इरिटेशन हो सकता है या न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो सकता है, जिसमें हेडेक आता है, लाइट को सेंसिटिविटी आता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, नेक स्टिफनेस होता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, सही है। ये सारे के सारे साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि फाइंडिंग के लिए हम सीएसएफ की एग्जामिनेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर लगा लेते हैं, वहाँ से हम सीएसएफ की सैंपल ले लेते हैं, सही है। तो इसमें जो हम फाइंडिंग्स के लिए जो साइंस देखेंगे वो किस तरह होंगे, 2 पीस जो होंगे वो हाई होंगे। एक पी से मतलब प्रेशर जो है और दूसरे पी से मतलब है प्रोटीन, सही है। सीएसएफ में प्रोटीन्स और प्रेशर दोनों हाई होगा। दूसरा जो न्यूट्रोफिल्स की कंसंट्रेशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, सही है। तीसरा जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया आई होती है उन्होंने वहाँ से ग्लूकोज को एनगल्फ किया होता है, उसको खाया होता है, सही है। फिर ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये जान ले सकती है, सही है। और इसको क्विकली अगर ट्रीट किया जाए तो फिर इसका कोई साइन नहीं रहता और ये कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। फिर आगे इसके मॉर्फोलॉजी पर आ जाते हैं, तो इसकी मॉर्फोलॉजी में ये कहते हैं कि किसी बंदे को जब एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हो तो उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होंगे, वो स्वॉलन होंगे और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी, यानी कि विजिबल होंगी, सही है। और वहाँ पर क्या होगा कि जो एक्सुडेट होता है वो आ जाता है लेप्टोमेनिंजेस में, यानी पायोमेटर और एरेक्नाइड मैटर के दरमियान जो सब एरेक्नाइड स्पेस होता है उसमें एक्सुडेट आया जाता है। एक ट्रांसुडेट होता है, एक एक्सुडेट होती है, सही है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एक्सुडेट होते हैं वो उसमें सेल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू ट्रांसुडेट। अब इस जगह में क्या होगा, जो सेल्स होंगे वो ज़्यादातर न्यूट्रोफिल्स होंगे, या तो इस न्यूट्रोफिल ने सारा का सारा जो सब एरेक्नाइड स्पेस होगा वो उसको फिल किया होगा। अगर ये बहुत सीवियर फॉर्म नहीं है तो जस्ट 2 वेसल्स के इर्द-गिर्द होती है, वहाँ पर इसने क्या किया होगा, फिल किया होगा न्यूट्रोफिल्स ने। इसके अलावा इन ब्लड वेसल्स के साथ-साथ जो होते हैं वो वहाँ पर पस भी जमा होगा, सही है।
इसके अलावा भी आप फिर क्या कहते हैं कि अगर हम इसकी ग्राम स्टेनिंग करें ये इस CSF की तो हमें बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट्स मिल सकते हैं, डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज पर डिपेंड करता है, क्योंकि कॉजेटिव एजेंट्स एज के साथ डिफरेंट होता जाता है। फिर क्या कहते हैं अगर इसमें वेन्स की इन्वॉल्वमेंट हो तो